हाँ जी बच्चों, बहुत 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 वेलकम है जी आप सब लोग का। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी गुड मॉर्निंग एक स्माइल के साथ। ही ठीक है जी। तो आपको इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि आप खुश हो जाओ, आप अच्छे से रहोगे, खुशी से रहोगे, मजे से रहोगे, पढ़ते रहोगे, नहाते रहोगे, जो आप मुझे पता है डेली बेसिस पे नहीं नहाते हो, तो मजा आएगा जी पढ़ने में। ठीक है जी। तो हर्ष, निखिल, कुलदीप, निखिल अगेन, निखिल अग्रवाल, लक्ष्य, कोमल, अद्वन, डिम्पल, गुड मॉर्निंग फलक। डिम्पल, मैं बहुत बढ़िया हूं और आप भी बहुत बढ़िया होंगे। राम राम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी। हाँ जी। चिराग, गुड मॉर्निंग बेटा। राहुल, हर्ष, कंसल, वंदना, गौतम, मोहित, मानवी, सबको मेरा बहुत प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग है जी। मानवी, मैं बहुत बढ़िया हूं जी, आप भी अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। फुल एनर्जी के साथ आज की कक्षा को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, आज रिजल्ट आएगा और शायद कल रिजल्ट आ रहा है मेरे ख्याल से। अनुष्का शर्मा, गुड मॉर्निंग। राधा को गुड मॉर्निंग है जी। चले जी शुरू करें आज की कहानी, आप सबकी और मेरी जुबानी। फलक, मैं बहुत बढ़िया। फलक तक चल साथ मेरे। मोहित, आई एम वेरी मच फाइन। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे हैं। चले जी शुरू करते हैं आज की क्लास, बिल्कुल एक एनर्जी के साथ। मुस्कान, गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम वेरी मच फाइन बेटा, थैंक यू, आई एम वेरी मच फाइन। मोहम्मद कामरान, आज मैं ब्रेक नहीं लूंगा, मैं होकर के आया हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दीपक, गुड मॉर्निंग। चलो जी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूवमेंट और शिफ्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था जी। मूवमेंट और शिफ्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आ जाओ आ जाओ, बातें कर दो बंद, अब बातें बिल्कुल बंद कर दो। आज की सबसे बड़ी ताजा खबर यह है, मैं वैसे आपको बता दूं, मजा आता है अच्छी अच्छी बातें आप लोग के साथ करने में। आज की ताजा खबर यह है कि विकास दुबे, सबको पता होगा, कल परसों तो नहीं, थोड़े दिन पहले एक्चुअली क्या था कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर है, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ने जा रही थी। और कोई पुलिस वाला उनसे मिला हुआ था, तो उसने विकास दुबे को इन्फॉर्म कर दिया कि पुलिस तुझे पकड़ने आ रही है। तो वो भाग तो गया ही, साथ साथ जो 8 पुलिसकर्मी उसको पकड़ने के लिए गए थे, उसने सबको मरवा दिया। जी हाँ, सबको गोली मारी और मार दिया, जिससे कि उन बेचारे 8 पुलिस वालों की फैमिली पे ऑब्वियसली बहुत बुरा असर पड़ा होगा। उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ही खतरे में आ चुका था। तो योगी सरकार ने क्या किया कि विकास दुबे को विकास दुबे को ढूंढा, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी विकास दुबे को ढूंढने में।
और वो मिल गया है उज्जैन में कहीं जाके, उसको पकड़ा और आज सुबह न्यूज आई है कि उसका एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर का मतलब ये है कि जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, भागने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, तो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस की उसने गन निकाल ली, पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस के 2-3 लोग घायल हुए और और फिर उसको पुलिस ने अपने बचाव में आकर उसको गोलियां मारी जिसमें कि वो मर गया। खैर ये तो स्टोरी है, आपका भी दिल जानता है, हमारा भी दिल जानता है कि उसका कैसे उसको मारा गया होगा। एनकाउंटर होना भी चाहिए, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है यूपी सरकार ने कि, और ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा हो जाना चाहिए। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया, साले को मार दो, खत्म, मैटर क्लोज, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जब तक 4-5 एग्जाम्पल ऐसे सेट नहीं होंगे हमारे देश में, क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। और सब कुछ मतलब स्पेशली जो रेपिस्ट लोग होते हैं, रेपिस्ट का तो मतलब लिटरली ऐसा हाल करना चाहिए कि मतलब उनके टुकड़े कर देने चाहिए, टुकड़े 500,000 टुकड़े करके कुत्तों को डाल देने चाहिए। जो लोग रेप करते हैं उनका तो ये हाल होना चाहिए हमारे देश में। 2-4 बार करेंगे ना तो ऐसा ही होगा। चलो जी, चलें जी, चलते हैं जी, शुरू करते हैं आज की क्लास एक अच्छी बात के साथ कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। इसीलिए मैंने तो अब केजरीवाल जी से, शिया केजरीवाल से पंगे लेने बंद कर दिया। पता लगे कल न्यूज आ रही मेरा भी एनकाउंटर हो गया, ठीक है जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट लिख लिया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिख लिया था, जो हमें आज समझना है जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। बचपन में इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था। इलास्टिसिटी का मेरे हिसाब से जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मतलब है वो ये है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं तो आप भी आप कमेंट करना बंद कर दो। हो गई बातचीत, चिट चैट हो गई, आओ जी अब शुरू करते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है जी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है, या डिमांड में कितना चेंज आया, या डिमांड कितनी बदल गई ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से, किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड कितनी बदल गई, कितनी चेंज हो गई जब मैं उस चीज को मेजर करता हूं। जब मैं उस चीज को मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि डिमांड में जितना चेंज आ गया ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम उस चीज को मेजर करते हैं, मतलब मान लो डिमांड में चेंज आया 50% और प्राइस में चेंज आया 20%, जब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करके एक रिलेशनशिप निकालता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर आप कह लो कि चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जब मैं मैथमेटिकली मेजर करता हूं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वजह से डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी चीज में, किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से जितना डिमांड में चेंज आया, जब मैं उसको मैथमेटिकली मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको हम बोलते हैं जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके है जी, कहानी क्लियर है यहां तक? उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको अगर हम रीड करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन एनी वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। अब उसके अंदर हमारे 3 कॉन्सेप्ट आ गए, उसके अंदर हमारे 3 कॉन्सेप्ट आ गए। 3 कॉन्सेप्ट क्या आ गए जी? पहला आ गया प्राइस इलास्टिसिटी,
दूसरा आ गया इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी। पहला आ गया जी प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? प्राइस और इलास्टिसिटी दो वर्ड है, दोनों एक साथ आपको पढ़ने हैं। दो वर्ड है जी, एक है प्राइस, एक है इलास्टिसिटी। इनको दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है। इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू एनी फैक्टर, दैट इज इलास्टिसिटी। जब मैं उसको मेजर करता हूं दैट इज इलास्टिसिटी। अब सर वर्ड लग गया इसके आगे प्राइस, इसका क्या मतलब अब आप समझ सकते हो। डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जितना चेंज आया, जब मैं उसको मेजर करता हूं दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। सर एक तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग मैथमेटिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब होता है? बेटा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, मैं आया अभी, बैटरी खत्म हो गई है। हाँ जी आ गया जी, मैं वापस आ गया। लो, अरे भाई अभी बैटरी दिखाइए, मैं रेड नहीं हुआ हूं, बैटरी रेड हुई है नालायक। मुझे समझ नहीं आता मैं वॉशरूम से इतना प्यार क्यों है, बार बार वॉशरूम की बातें क्यों करते हो। मेरा ओवरफ्लो नहीं हुआ, बैटरी का ओवरफ्लो हुआ था। सुनो जी, अब प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। इलास्टिसिटी का क्या मतलब था? इलास्टिसिटी का मतलब था डिमांड में चेंज आना ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। किसी भी फैक्टर की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है और जब उसको हम मैथमेटिकली मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आपने कहा ओके। अब इलास्टिसिटी तीन टाइप की हो सकती है। तीन टाइप की कौन सी हो सकती है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? जब आपका डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है, जिसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, जब मैं उसको मैथमेटिकली मेजर करता हूं कि प्राइस में कितने प्रतिशत चेंज आया वर्सेस डिमांड में कितना आ गया, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब मैं उसको मैथमेटिकली मेजर करता हूं दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जितना चेंज आया, जिसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, जब मैं उसको मैथमेटिकली मेजर करता हूं दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। ओके है जी? सर आपने कहा ओके तो ओके। नेक्स्ट आता है जी इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। जब मैं उसको मैथमेटिकली मेजर करता हूं इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, जब मैं उसको मैथमेटिकली मेजर करता हूं इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि इनकम में चेंज कितना आया वर्सेस हमारी डिमांड में कितना चेंज आया। इनकम में चेंज आने की वजह से ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वैसे वर्ड यहां नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हो चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी।
और थर्ड होता है जी क्रॉस 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 इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में चेंज यूज किया जाता है। मतलब रिलेटेड गुड्स सर कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पेप्सी एंड कोक। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो जब उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं इलास्टिसिटी को मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। सर क्रॉस क्यों बोल रहे हो इसको? क्योंकि पेप्सी के प्राइस में चेंज आया तो कोक की डिमांड में कितना फर्क आया? पेप्सी के प्राइस में चेंज आने की वजह से कोक के डिमांड में कितना चेंज आया? जब मैं इसको मैथमेटिकली मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड मतलब कोक, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर। प्राइस ऑफ अनदर का मतलब पेप्सी। तो कोक की डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। या ये कह सकते हो पेट्रोल के दाम चेंज हुए तो कार की डिमांड में कितना फर्क आया, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस का मतलब होता है प्राइस किसी और का देख रहे हो, डिमांड किसी और की देख रहे हो, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाता है। मतलब, और ये रिश्ता लग भी कहां पाता है? जहां पे रिलेटेड गुड्स होते हैं, जो गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड है। और रिलेटेड गुड कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप ये कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आप क्रॉस इलास्टिसिटी के थ्रू आप इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हो। ठीक है जी। तो हमारी इलास्टिसिटी का क्या मतलब था? इलास्टिसिटी का मतलब था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस या डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में चेंज आने की वजह से डिमांड में जितना फर्क आता है, जब मैं उसको मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी को आप किस किस कॉन्टेक्स्ट में मेजर कर सकते हो? प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ? प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सिंपल सा बात है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, सॉरी चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स, चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी फैक्टर्स के लिए अनुष्का नहीं है इलास्टिसिटी, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। निकाल तो आप किसी प्रैक्टिकली आप किसी भी फैक्टर को लेके इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है हम वही करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब आती है बात प्राइस इलास्टिसिटी। आपने बचपन में सीखा होगा, आप कैसे निकाल सकते हो? प्राइस इलास्टिसिटी आपने बचपन में सीखा होगा, आप कैसे निकाल सकते हो? वो हमें अब सीखना है जी। प्राइस इलास्टिसिटी अब आपने सीखना है जी। प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकाल सकते हो? चार आपके मेथड्स है। ठीक है जी। और इसके नीचे मैंने लिखा आईसीआई एज्यूम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ ना लिखा हो कि कौन से मेथड से आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो इट इज ऑब्वियसली एज्यूम्ड कि आपको आर्क से निकालनी है। आर्क से भी आंसर ना आए तो दोबारा आर्क से निकालो, आपका आंसर निकालना गलत होगा। कहने का मतलब यह आईसीआई के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर जो उनकी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आता है वो आर्क से सॉल्व होता है। 99% सवाल आर्क से सॉल्व होता है। अगर कुछ नहीं कह रखा तो दे हैव यूज्ड आर्क इलास्टिसिटी, अगर कुछ कह रखा तो फिर उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। ठीक है जी। अब आता है परसेंटेज मेथड। बचपन में आप कर चुके हो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी सबका एक एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेके इस कहानी को समझेंगे। नेक्स्ट आता है जी आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का मतलब होता है Q1 माइनस Q0 है तो ये इसी का भाई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसी का भाई है और कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q0 चेंज अपॉन टोटल प्लस P1 अपॉन P1 माइनस P0। एग्जाम्पल से अभी कहानी को समझेंगे जी। नेक्स्ट आता है पॉइंट और नेक्स्ट आता है टोटल। मैं इसका एग्जाम्पल आपको कराना चाहूंगा। इन सब का एक एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे
तब जाके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने को आएगी। तो मैं अब आपको इसका प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। आओ जी, एग्जाम्पल्स ऑफ लिखो। कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक प्रैक्टिकल। आओ जी, एग्जाम्पल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन के एग्जाम्पल्स अब हम लोग करेंगे जी। लिखो जी, एग्जाम्पल नंबर 1। प्राइस और क्वांटिटी का आपको डेटा गिवन है, और प्राइस और क्वांटिटी का जो आपको डेटा गिवन है वो कुछ इस प्रकार है। प्राइस पहले 6 था, बाद में 4 हो गया। जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो पहले 10 थी और बाद में 15 हो गई। आओ जी, तो अब इसमें हमारा जो प्राइस पहले था ये P0 हो गया, ये P1 हो गया, ये हमारी क्वांटिटी पहले थी और ये Q1 हो गई। पहले तो इनका मतलब समझो। P0 क्यों कहा, ये प्राइस पहले था। इसको P1 क्यों कहा, ये प्राइस बाद में है। इसको हमने Q0 क्यों कहा, क्योंकि ये क्वांटिटी पहले थी। और इसको Q1 क्यों कहा, क्योंकि ये क्वांटिटी बाद में है जी। अब मैं एक एक करके आपके सारे के सारे मेथड्स आपको सिखाऊंगा। पहला मेथड है जी, इसी को हम लोग करेंगे परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड, अब परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो परसेंटेज मेथड के हिसाब से हमारी इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाती है जी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज की क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज है, तो Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू में 100। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि क्वांटिटी पहले 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 15 हो गई। तो कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया। क्वांटिटी पहले 10 थी, बाद में 15 हो गई, तो 5 का चेंज आया। ओरिजिनल के मुकाबले देखें, 10 के मुकाबले, ओरिजिनल के मुकाबले देखें तो हमारा परसेंटेज चेंज जो है वो दैट इज 50%। क्वांटिटी डिमांडेड में जो हमारा परसेंटेज चेंज है दैट इज 50%। आता है तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं आता है तो यहां पे सीख लो जी। ठीक है, आपका परसेंटेज मेथड के हिसाब से अब हम लोग ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आ जाओ जी। अब आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हो, सेम पॉइंट है। P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू में 100। कहने का मतलब प्राइस पहले कितना था, 6, बाद में कितना हो गया, 4। तो कितना चेंज आया जी, 2 रुपए का चेंज आया। 2 रुपए अगर हम कंपेयर करें 6 रुपए के मुकाबले, कितना परसेंट है, 2 रुपए डिवाइड बाय 6 रुपए कितना परसेंट है जी, 33.33%। ठीक है जी, इसको पुट कर लो यहां पे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 50%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 33। तो 50 अपॉन 33.33 कर लो, 50 अपॉन 33.33333 समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसा कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 1.5। ये 2.5 लोग कैसे निकाल रहे हैं, 2.5 भैया कैसे निकाले हो। बचपन का बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, बचपन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। योग्यता, तुम सही में बहुत योग्य हो, लेकिन तुमने आंसर बिल्कुल सही निकाला है।
एक नंबर के नालायक हैं जिनका आंसर 2.5 आ रहा है। बेटा पता तुम्हें क्या करना चाहिए? जिनका आंसर 2.5 आ रहा है उनको पता है क्या करना चाहिए? बताता हूं अभी तुम्हें क्या करना चाहिए। ये देखो, ये है चुल्लू भर पानी, ठीक है? ये है चुल्लू भर पानी, जिनका आंसर 2.5 आ रहा है। ये है चुल्लू भर पानी। आगे तुम समझदार हो, क्या करना चाहिए? इसको पी लेना चाहिए। नालायक है एक नंबर के जिनका आंसर 2.5 आ रहा है। परसेंट नहीं आएगा प्रभु कामरान जी, परसेंट नहीं आएगा। गुलाब गैंग का आंसर भी ठीक आ गया है। गुलाब गैंग, सॉरी मतलब गुलाब गर्ग का आंसर भी, गुलाबी गैंग तुम्हारा आंसर भी बिल्कुल ठीक आया है। वी इग्नोर माइनस साइन, बिल्कुल ठीक है बेटा। जो ये कह रहे हैं कि 6 में से 4 गए तो -2 आना चाहिए। इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती है, प्राइस इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती। हम तो चेंज की बात करें कि उसमें कितना चेंज आया, उसमें कितना चेंज आया, बस चेंज की बात हो रही है। वी डू नॉट कंसीडर माइनस साइन। परसेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों चीजें ऑलरेडी परसेंट में हैं। ये दोनों चीजें ऑलरेडी परसेंट में है बेटा, दोनों चीजें ऑलरेडी परसेंट में है। अगर मान लो ये बेटा मैथ्स का बसूड़ी है तुम्हारी, 50% अपॉन 33.33% है, तो जब दोनों का परसेंटेज हटाओगे तो इसका 100 ऊपर चला जाएगा, इसका 100 नीचे आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा तो 50/33.33। दोनों ही चीजें परसेंटेज में है ना। अनुष्का शर्मा का कहना है कि माइनस साइन इनवर्स रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है। अनुष्का शर्मा जरा विराट से पूछ के बताओ कि प्राइस और डिमांड के बीच में कभी पॉजिटिव रिलेशन होता है क्या? प्राइस और डिमांड के बीच में कभी पॉजिटिव रिलेशन होता है क्या? होता ही नहीं है वो तो ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। पॉजिटिव होगा तो क्या वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाएगा? प्राइस और डिमांड के बीच में कभी पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता। चलो एक और एग्जाम्पल करो इसी बात पे, एक नंबर के नालायक हो तुम। आओ एक और एग्जाम्पल करो, लिखो मेरे साथ साथ। ओहो, फटाफट निपटाओ बेटा, फटाफट। देखो कितना मुश्किल सवाल है तुम्हारे सामने। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, देखते किसमें कितना है दम।
आ गया जी सबका 48। मैंने इसलिए सॉल्व ही कर दिया, मैंने आपके ऊपर छोड़ा ही नहीं, फिर पता लगे चुल्लू पर पानी पीने बैठ जाओ। चलें जी, हो गया सबका, क्लियर है कहानी। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड इज क्लियर। 48 आ चुका है आंसर। आओ जी, आर्क इलास्टिसिटी से पिछला एग्जाम्पल निकालना है जी। पिछला एग्जाम्पल हमें आर्क से निकालना है। आर्क का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 मल्टीप्लाई P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। आओ जी, Q1 माइनस Q0, 15 माइनस 10, एग्जाम्पल 1 ही ले रहे हैं जी। 15 माइनस 10 अपॉन 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 6। आओ जी आओ, 5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2। एग्जाम्पल 2 निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका था जी 100 60 और 30 48। 100 60 और 30 48। आओ जी, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 मल्टीप्लाई 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 P1 प्लस P0 100 प्लस 60 अपॉन 60 माइनस 100, माइनस को करेंगे इग्नोर। 18 अपॉन 78 इंटू में 160 अपॉन 40। आ गया बेटा, आ गया। माइनस क्यों आएगा? कहां लिया बेटा मैंने? माइनस तो लिया ही नहीं, माइनस तो मैंने लिया ही नहीं, कहीं पर माइनस नहीं आता, नेगेटिव इलास्टिसिटी नहीं होती है। हाँ हाँ, तो 4 माइनस 6 लिख दिया ना, क्योंकि फॉर्मूला था P1 माइनस P0। P1 हमारा 4 था, P0 6 था, लेकिन मैंने माइनस इग्नोर कर दिया। लिखा है बस, लेकिन माइनस मैंने लिया नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, अब ये आप खुद करोगे और इसका आंसर आप मुझे बताओगे जी क्या आ रहा है। इसका आंसर आप मुझे बताओगे क्या आ रहा है,
और मैं इतने आप लोग के लिए चुल्लू भर पानी इकट्ठा कर रहा हूं। आप लोगों के लिए ये रहा चुल्लू भर पानी, ठीक है जी, इसको मैं पी गया। करो जी, आंसर निकाल के दो फटाफट। आंसर आ गया है 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, सबका आंसर आ गया है। जिनका आंसर 1.8 आ गया बेटा, ज्यादा चौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है। नहीं बेटा, डेसिमल में लाने से पता लगता है लेस देन वन, मोर देन वन। Q1 आपका है 150 माइनस 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय P1, P1 400 प्लस 500 अपॉन 400, 500 50 अपॉन 250 अपॉन 100 आ जाएगा 5, आ गया 9 अपॉन 5 which is equal to 1.8। हो गया जी सबका? आ गया जी मजा सबको? आंसर आ गया नहीं आया, मुद्दे की बात ये है। इतनी आसान पढ़ाई है, पता नहीं तुमने भी हवा बना रखा है सीए को। है क्या सीए? कुछ ना है। तुम्हें अपने दिल में बस एक कॉन्फिडेंस लाना है, सीए कुछ नहीं है भाई। तुम इतने तेज दिमाग के लोग हो, क्या तुम्हें टेंशन है? नाम तुम्हारे मजेदार हैं, इतने बढ़िया बढ़िया तुम्हारे नाम है। केजरीवाल जी हमारे साथ, जैस्मिन सैंडलर्स हमारे साथ, गुलाब गैंग हमारे साथ, और क्या चाहिए अपने को? हमारे साथ दुआ भी है, डिंपल दुआ, दुआ भी है हमारे साथ भगवान की। और क्या टेंशन है? सीए इतनी आसान है, मजे में पढ़ते रहो। चलो जी शुरू करते आगे। आर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, ये दो मेथड हम लोगों ने समझ लिए। अब आएंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे, इसको समझेंगे जी। आ जाओ जी। और फलक भी अपने साथ, आसमान फलक तक चल साथ मेरे, मैं तो मैं भूल ही गया था। ज्योति भी है हमारे साथ, ज्योति भगवान की ज्योति, जो ज्योति जोशी है। इतना सब हमारे साथ है इस बैच। ओहो, इसको कैसे भूल गया मैं। हमारे साथ राधा जी भी तो हैं, भगवान का स्वर्ग रूप है हमारे साथ राधा। और क्या चाहिए बेटा, राधा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। और हमारे साथ योग्यता भी है। योग्यता का मतलब होता है हम योग्य भी हैं, काबिल भी हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भाई का नाम चेतन, पवित्र आत्मा भी तुम्हारे साथ है। आओ जी आओ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का एक एग्जांपल सीखते हैं। ओहो, नाम अब आ रहे हैं ना सबके। एक और है जी अपने साथ, मुस्कान भी है, मुस्कान स्माइल भी है जी अपने साथ। एग्जाम्पल वन, आओ जी, ज्यादा मजे नहीं, अब आ जाओ। प्राइस हो गया जी 10 to 15।
क्या मानवी ने क्या पूछा था, मैंने सब क्या पूछा था चैट में निकल गया मेरे। चलो जी, आओ जी आओ, एक एक करके कहानी समझो। अब ये ध्यान से समझ लो, अब मैं चैट नहीं देख रहा हूं, अब जरा ध्यान से समझ लो। अब बहुत समझने वाली कहानी है, ध्यान से समझना। आपको इस मेथड में है कुछ भी नहीं, जीवन में बेवकूफ बनाया गया है और कुछ नहीं है इस मेथड में, बहुत आसान मेथड है। देखो जी, अब अगर मैं इस हिसाब से इलास्टिसिटी निकालूं, तो नॉर्मल तरीके से अगर मैं इलास्टिसिटी निकालूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आंसर क्या आएगा और वैसे आंसर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। सुनो जी, अब कहानी सुनो। एक व्यक्ति है जो कि 10 रुपए किलो जब आलू मिलते हैं तो 200 किलो आलू परचेज कर लेता है। 10 रुपए किलो आलू मिलते हैं तो 200 किलो आलू परचेज कर लेता है। जैसी ही प्राइस बढ़ के 15 रुपए किलो हुआ, उसने अपनी डिमांड 150 की कर दी, 150 कर दिया, अपनी डिमांड कम कर दी। तो उस बेचारे का खर्चा कितना हुआ होगा, मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, उसका खर्चा कितना हुआ होगा, खर्चे की बात बताओ। सर जब 10 रुपए किलो आलू थे, जब 10 रुपए किलो आलू थे तो उसने 200 किलो आलू परचेज किए, यानी उसका खर्चा 2000 रुपए का हुआ होगा, उसका खर्चा 2000 रुपए का हुआ होगा। लेकिन जब 15 रुपए किलो आलू थे, 15 रुपए किलो जब आलू थे, तो उसका खर्चा 150 रुपए के हिसाब से 150 किलो उसने आलू परचेज किए, तो उसका खर्चा कितना हुआ होगा, 15 इंटू में 150 इज 2250। 10 रुपए किलो जब आलू थे तो 200 किलो आलू परचेज किए, और 15 रुपए किलो जब आलू थे तो 150, प्राइस बढ़ गया तो उसने अपनी डिमांड को कम कर दिया। लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का मैं रिलेशनशिप निकालूं, तो इसमें रिलेशनशिप क्या बन रहा है जी, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशनशिप क्या बन रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ गया और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, व्यक्ति का टोटल खर्चा भी बढ़ गया, ये रिलेशनशिप निकला। अब मैंने कहा हाँ ठीक है। अब अगर मैं लेकिन इस केस में इलास्टिसिटी नॉर्मल तरीके से निकालूं, यानी परसेंटेज मेथड से निकालूं, तो क्या आएगी सर, परसेंटेज मेथड से जब आप निकालोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0। 50 का चेंज है इसमें, 50 का है, डिमांड में चेंज है 50 का, 50 डिवाइड बाय 200, दैट इज 25% चेंज आया जी हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में, और प्राइस में चेंज आया 50%। जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ये मैंने निकाला आपका इलास्टिसिटी फ्रॉम परसेंटेज मेथड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है 50 का, विच इज ओरिजिनल के मुकाबले 25%। प्राइस में चेंज है 10 से होके बढ़ के हो गया 15, 5 रुपए का चेंज है, प्राइस में चेंज है 5 रुपए का, प्राइस में चेंज है जी 5 रुपए का, ओरिजिनल के मुकाबले देखोगे तो 50% चेंज आ गया प्राइस में। जब हमने इसको कंपेयर किया तो मेरा आंसर आ गया 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। और लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशनशिप बना, वो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूं अपने सेकंड एग्जांपल पे, फिर तीनों का एक साथ कंक्लूजन निकालूंगा, ठीक है जी। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मैं पहले इसी एग्जांपल में आपको क्लियर करता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है जरा सुनो, कुछ नहीं कहता, आपको बेवकूफ बनाता है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव का मतलब या तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर में और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, या तो दोनों बढ़ रहे हो या दोनों कम हो रहे हो, एक ही दिशा में अगर दोनों जा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी, यानी लेस देन 1 होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब इसको चेक किया तो मैंने ये देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस हमारे इस एग्जांपल में
टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इलास्टिसिटी कैसी होती है जी? इलास्टिसिटी होती है इन इलास्टिक विच इज इक्वल टू लेस देन 1। मैंने कहा वाह जी क्या बात बताई तुमने, मैं तो डर गया, लेकिन जब असली में निकाला तब भी आंसर हमारा कितना आ रहा था? लेस देन 1 ही आ रहा था। ये आपके साथ बेसिकली आपको मैथ्स में कंफ्यूज करके आपके साथ खेल गया और कुछ नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक देखो, जब यहां पे जो चेंज है वो 50% है, प्राइस में चेंज 50% है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज सिर्फ 25% का है, मतलब प्राइस 50% से कम हुआ लेकिन आपने डिमांड अपनी 50% से कम नहीं किया, आपने डिमांड सिर्फ 25% से कम की है, तो बल्कि आपका एक्सपेंडिचर घटेगा नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी 50% से गिराई नहीं है। प्राइस तो गिर गया, बढ़ गया 50% से, लेकिन डिमांड आपने 50% से गिराई नहीं है। तो जब आपने इसका आंसर निकाला परसेंटेज मेथड से तो आंसर आया 0.5। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बड़ी नई नई बातें बोलता है। टोटल एक्सपेंडिचर में और प्राइस के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप है, तो आंसर लेस देन 1 आएगा, दैट इज लेस देन 1 इन इलास्टिक होगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने जब उसको देखा एग्जांपल के जरिए तो भाई वो वैसे भी लेस देन 1 ही आ रहा था। पॉइंट क्लियर हो गया? इसको अगले में चेक करके देख लो। अगले एग्जांपल में मेरा टोटल एक्सपेंडिचर देखो जी, 10 रुपए किलो जब आलू थे तो मैंने 200 किलो आलू परचेज किए विच इज इक्वल टू 2000 रुपए के। जब 15 रुपए किलो आलू थे मैंने 80 किलो आलू परचेज किए, 15 इंटू में 8 कितना हो जाए जी? 1200 रुपए के। ठीक है जी, 1200 रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ। तो अब यहां पे जब आप देखोगे मेरा प्राइस तो बढ़ रहा है, जब मैं रिलेशनशिप निकालूंगा प्राइस तो मेरा बढ़ रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कम हो रहा है। अब ये रिलेशनशिप कैसा हो गया? ऑपोजिट रिलेशनशिप हो गया। और जब ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कहता है, जब दोनों के बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप हो, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में जब ऑपोजिट रिलेशनशिप हो, नेगेटिव रिलेशनशिप हो, तो इलास्टिसिटी ना मोर देन 1 आती है। मैंने कहा अच्छा, तो यहां पे हमारा रिलेशनशिप ऑपोजिट आ गया, तो इलास्टिसिटी कैसी आती है? इलास्टिक विच इज इक्वल टू मोर देन 1। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं कितनी नई बात बता दी। अब चेक कर लो इसको, परसेंटेज मेथड से चेक कर लो भाई। चेक करने में क्या जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है? 200 से 120 80 आ गई, तो 120 का चेंज आया, 120 का चेंज आया, 120 डिवाइड बाय 200 तो कितने परसेंट हो गया? 60%। और प्राइस में 50%। ओहो, 60 डिवाइड बाय 50 आपका आंसर आएगा 1/2 विच इज इक्वल टू मोर देन 1। मैंने कहा वाह, तुमने भी, तुम्हारे लिए भी 3 तालियां, बहुत नई बात बताई तुमने। 1 2 3। आज आवाज नहीं आई, मेरे हाथ में लगी हुई है इसलिए आवाज नहीं आ रही, मेरे को पेन भी हो रही थी काफी, तो इसलिए आवाज नहीं निकाली, बट टक 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 आप आवाज मुंह से निकाल सकते हो। ठीक है जी, कितनी नई बात बता रहे हैं, कितनी नई बात बता रहा है भाई। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इतनी नई बात बता रहा है सर, हम तो बेहोश हो गए, हमें याद समझ ही नहीं आ रहा इतनी नई बात कैसे हो सकती है। नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल कहता है कि भाई अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, सर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए प्राइस के चेंज आने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं, ये भी देखते हैं जी क्या बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। हमने जो गुड्स खरीदे जब प्राइस बढ़ गया जी 10 से 15, 10 रुपए के दाम पे मैं 200 किलो आलू परचेज करता था विच इज इक्वल टू 2000। 15 रुपए के दाम पे मैंने 133, प्राइस बढ़ गया, मैंने डिमांड कम कर दी 133.33, इससे मेरा आंसर 2000 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप कैसा है? प्राइस के बढ़ने की वजह से
टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए यूनिटरी इलास्टिक। मैंने कहा भाई साहब क्या बात बताई है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब इक्वल टू 1। मैंने कहा अच्छा भाई चेक कर लेते हैं, चेक कर लो जी, परसेंटेज मेथड में डालो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में तो अपना वही 50% चेंज है, 10 से 15 हो गया, 5 का चेंज आया, 10 के मुकाबले 50%। इसमें कितना चेंज आया जी सर? इसमें भी 50% चेंज आया, 200 माइनस 133.33 इज 66.77। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी बेटा एग्जाम्पल में, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एग्जाम्पल में ना कुछ गड़बड़ कर दिया और कुछ नहीं है, आंसर में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, आंसर मतलब मैंने एग्जाम्पल में कुछ गड़बड़ कर दी है। पर जो भी है आई गेस मेरी भावनाओं को तुमने समझ लिया होगा, भावनाएं समझने का खेल है, मेन बात भावनाओं को समझना चाहिए। बेटा अगर ये 100 होगा ना, अगर ये 100 होगा तो यहां 1500 आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में भी चेंज आएगा ना। कोई नहीं, मैं इसका एग्जाम्पल आपको करा दूंगा, खैर भावनाओं को समझो आप, इसका एग्जाम्पल मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी, मैं इसका एग्जाम्पल करा दूंगा, भावनाओं को समझो, आपको मेरी बस भावना समझ आनी चाहिए, एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, डोंट वरी। अभी सोचता हूं, अपना दिमाग लगाता हूं, नहीं तो मैं भी चुल्लू पर पानी पी लेता हूं। चलो एक काम करो, होमवर्क लो, इसका एग्जाम्पल तुम बनाना, देखते हैं जरा। अरे भाई रुको रुको, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बना के तो रहूंगा, ऐसे कैसे भाई, एक दो कौड़ी का एग्जाम्पल और ये मेरी कहते चुल खत्म कर सकता है। लो, तुम्हारे भाई ने क्रैक कर ही लिया काम, भाई तुम्हारा सॉलिड है। लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो। 20 रुपए का दाम था, 20 रुपए का दाम था, 100 किलो आलू मैं लेता था, तो मेरा खर्चा होता था 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए। 10 रुपए के दाम पे, 10 रुपए के दाम पे मैंने 200 किलो आलू, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ा दी मैंने, डिमांड बढ़ा दी मैंने, 200 कर दिया, खर्चा अभी भी कितना, 2000, 2000, 2000। ऐसे लग रहा है मैं ही आलू बेच रहा हूं। ठीक है, पेन हो गया खत्म, मेरी इससे अच्छाई देखी नहीं गई, इस भाई से देखा नहीं गया कि मेरे से एग्जाम्पल बन गया। बेटा मैं दिल पे नहीं, मेरे को बस वैसी है चुल है कि साले 2 पैसे के एग्जाम्पल है, और भाई से कैसे ना हो रही है, कुछ ना होता ये एग्जाम्पल। हद होगी यार, हद होगी यार बिल्कुल ही। तो अब मेरा प्राइस, प्राइस इस एग्जाम्पल में कम हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बोलते हैं जी यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे इलास्टिसिटी निकालो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज है? 100 में से 200, 100 रुपए का चेंज है,
भाई ये तो कतई बेकार बात हो गई यार, तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया। 100% आ रहा है क्या? और ये आ रहा है 20 में से 10 गए 10। 10 जो है वो भी 100% नहीं है, वो 50% है, फिर कलेश हो गए तो। भाई अब तो बस, अब बहुत हो गया, अब ना सह पाएंगे हम, अब ना सह पाएंगे। आपको आज का होमवर्क है, इसका एक एग्जाम्पल बनाना है जी, आज का आपका गृह कार्य है, इसका एक एग्जाम्पल बनाना है। अब ना सह पाएंगे बच्चों हम। अब जो है ना, अब लगी है दिल पे, तो असली सही बता रहा हूं, अब लग गई मेरे दिल पे, अब लग गई भाई, अब लग गई दिल पे, लग गई वैशाली, टेंशन मत लो, मेरे दिल पे लग गई बात। अब ये, अब मेरा दिमाग हो गया खराब। अब मैं पहले दीवार में सर मारूंगा 2-3 बार अपना, और उसके बाद, और उसके बाद अब अगली क्लास तभी होगी जब ये एग्जाम्पल आपको कराया जाएगा। 2 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं वॉशरूम नहीं जा रहा हूं, इतना प्रेशर नहीं लेता मैं। हाँ जी, आ गया मैं वापस, लेकिन ये कह रहा है प्राइस 10 से 20 कर दो, प्राइस को बढ़ा दो और वो 200 से 100 कर दो, तो 10 नहीं आ रहा ना बेटा, अक्षत आंसर नहीं आएगा उससे। 10 से कर दो 15, 30 से 15, 10 से 15 में 50%, से 15 में परसेंट, तो बेटा एक्सपेंडिचर सेम नहीं आ रहा ना मोहित जैन, यही तो बसूड़ी फैल रही है यार, दिमाग खराब हो गया। मैं अब पहले जरा 2-3 बार दीवार में सर मारूंगा जा जाके, जब दिमाग थोड़ा ठिकाने आ जाएगा। शिक्षा ने शिक्षा बांटी है मेरे ख्याल से, देखने दो जरा, शिक्षा ने शिक्षा बांटी है कि 60 से कर दो 50, 60 50 इज 10, 1/6, 10 to 12, दैट इज 1/5 आएगा ना, यही तो प्रॉब्लम है, 1/5 आएगा। अरे मोहित जैन मेरे प्रभु, आंसर गलत आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर 300 और 225 हो रहा है, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। 10 से 20 कर दो, 200 से 100 कर दो, प्रभु नहीं आएगा 10 से 20, 200 से 100 नहीं आएगा आंसर, एक्सपेंडिचर सेम आएगा लेकिन परसेंटेज से आंसर 1 नहीं आएगा ना फिर। एनीवेज जो भी है, ललित गुप्ता आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक। एनीवेज जो भी है, इसको करते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा अब हम तभी बढ़ाएंगे जब इस बात पे ठप्पा लगेगा, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा, ऐसे कभी कभी हो जाता है एकदम से दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता। ठीक है, एनीवेज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पहले 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, पहले 2 कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। हाँ बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अभी जरा पहले आ, अच्छा श्रेष्ठा गुप्ता, हाँ हैप्पी बर्थडे श्रेष्ठा गुप्ता। चलो बेटा एक बार हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा लेते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेष्ठा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट था, और बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर। आप लोग का बेस्ट ऑफ लक है जी फ्यूचर के लिए, तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगी लाइफ में, डोंट वरी एट ऑल, अच्छे से पढ़ते रहोगे, और मेरी गुड विशेस हमेशा खैर सबके साथ है, तुम्हारे साथ भी है।
लक्ष्य गुप्ता नहीं होगा मेरे बेटे, नहीं होगा। मैं कह दूंगा बेटा, कह दूंगा मैम की मैथ्स को कह दूंगा, मैम की मैथ्स को नहीं, मैथ्स वाली मैम को कह दूंगा कि ब्रेक दे दें, इतना दिमाग खराब हो रहा है, मैम की मैथ्स हो रही है। चलो ठीक है। दिशांक कहता है सर अब परेशान मत करो, अब जाओ, अब बाय बाय कह दिया भाई ने। चलो ओके दिशांत, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी बर्थडे श्रेष्ठा वंस अगेन। अगली क्लास में पहले एग्जाम्पल आएगा, फिर हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, एग्जाम्पल ढूंढते रहो, मेरी इज्जत बचाते रहो। मिलेंगे जी अगली क्लास में, ओके बाय।